दोस्तों, ईरान में 1979 में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था वो 20वीं सदी के सेकेंड हाफ में हुए सबसे बड़े बदलाव में से एक है। इस रेवोल्यूशन ने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल दिया था और ईरान रातों रात अमेरिका के इशारों पर चलने वाले देश की जगह एक ऐसे देश में तब्दील हो गया था जो सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। खुमैनी ने ईरान को अमेरिकी प्यादे से एक आज़ाद ख्यालों वाला मुल्क बनाने के लिए बहुत मशक्क़त की थी, जिसकी शुरुआत हुई थी 4 नवंबर 1979 की तारीख को, जब ईरानियों ने तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर धावा बोलकर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। साथ ही वहाँ काम करने वाले 63 लोगों को बंदी बना लिया था। 20 जनवरी 1981 तक जब ये बंदी आखिरकार रिहा किए गए, तब तक अमेरिका और ईरान के रिश्ते दोस्ती से दुश्मनी में तब्दील हो चुके थे। वो एम्बेसी जो कभी अमेरिकी ताकत का सिंबल जिसे माना जाता था, अब वो ईरान के हाथों में थी और खुमैनी ने भी दुश्मनी को दुश्मनी की तरह निभाया और अमेरिका के लिए ग्रेट सैटन शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब होता है बड़ा शैतान। और ये नाम आम लोगों की सोच में घर कर गया। जब इस जगह को ईरान की IRGC फोर्सेस ने अपने अंडर लिया तो इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया, जिसमें एक छोटी किताबों की दुकान भी थी और इसमें पूरी दुनिया में किए गए अमेरिकी जुर्मों के बारे में लोगों को बताने वाली किताबें रखी गईं। इस इस्लामिक रेवोल्यूशन ने ईरान की फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह बदल दिया। अब ईरान ने अपने वेस्टर्न पार्टनर्स पर भरोसा करना छोड़ दिया और नई स्ट्रेटजी अपनाई। प्लान था आसपास के मुल्कों में, खासकर अरब दुनिया में अपना दखल और ताकत ईरान बढ़ाए। साथ ही ईरान के अंदर की गुटबाजी और पावर स्ट्रगल को मैनेज करने के लिए भी उसने प्लान बनाया, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर घर की सफाई नहीं हुई तो आज नहीं तो कल अमेरिका ज़रूर किसी के कंधे पर बंदूक रखकर दागेगा। दोस्तों, इस्लामिक रेवोल्यूशन यूं ही नहीं आया। अमेरिका ने लूट की हद कर दी थी। तेल ईरान का था मगर उस पर कब्जा अमेरिका का था। पसीना ईरानी बहाते थे, दौलत अमेरिकी कमाते थे। मुल्क गरीब हो रहा था और शाह महल बना रहा था। जनता भूख से करा रही थी, अमेरिकी मौज काट रहे थे। इन्हीं सब वजहों से वो चिंगारी उठी जिसने आग बनकर इस्लामिक रेवोल्यूशन को जन्म दिया। जब ईरानियों को ये गेम समझ आया तो 1960s और 70s के दशक में ही इस्लामिक रेवोल्यूशन के संकेत साफ दिखने लगे थे। अमेरिका के खिलाफ लोग गुस्सा जाहिर करने लगे थे। कम्युनिस्टों और कुछ क्रांतिकारी गोरिल्ला ग्रुप्स ने ईरान में रहने वाले कई अमेरिकियों को निशाना बनाया और फिर दोनों का कल्चर एक जैसा था नहीं और उस समय लगभग 45,000 के आसपास अमेरिकी ईरान की अलग अलग कम्युनिटीज में रहते थे। उनका कपड़ा पहनने का ढंग, खान पान बिल्कुल अलग था और ये बात आम ईरानियों को खटकती थी। इस गुस्से को कम्युनिस्टों ने भुनाया और उस दौर में लोगों के दिलों में अमेरिका के खिलाफ सोच को खूब हवा दी। हालांकि फिर भी आयतुल्लाह खुमैनी ने शाह का ही विरोध किया, अमेरिका का नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि अमेरिका को सीधा निशाना बनाने का कोई तुक नहीं है जब तक ईरानी आवाम उनके साथ पूरी तरह नहीं हो जाती। अगर हम गौर करें तो पाते हैं कि पहलवी शासन के आखिरी साल में हुए बड़े प्रोटेस्ट में सैकड़ों नारे दिखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम अमेरिका के खिलाफ दिखते हैं। ज्यादातर नारेबाजी शाह के खिलाफ और खुमैनी के सपोर्ट में होती थी। और ये बात समझने वाली है कि जैसे ही शाह की सत्ता पर पकड़ कमजोर होने लगी तो खुमैनी को चिंता हुई कि अमेरिका कहीं ईरानी सेना के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट न करा दे। इसलिए खुमैनी ने बड़ी समझदारी दिखाई और अमेरिका को सीधे निशाना नहीं बनाया। वो पुख्ता कर लेना चाहते थे कि ईरानी अवाम उनके साथ ही है और शाह के हटने के बाद देश की कमान उनके हाथों में पूरी तरह आ जाए। बहुत लोग कहते हैं कि खुमैनी ने अमेरिका से ईरान की कमान अपने हाथ में लेने की बात भी की थी और इसके लिए खुमैनी की आलोचना भी की जाती है। लेकिन दोस्तों, ये खुमैनी का मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका तब भी सुपर पावर था और अगर उसको कहीं से भी लगता कि खुमैनी के आने के बाद उसका पत्ता साफ होने वाला है तो वो कुछ न कुछ चाल जरूर चलता। इसलिए खुमैनी ने अपने कुछ लोगों को अमेरिका के अधिकारियों से सीक्रेट तौर पर मिलकर ईरान की कमान उनको सौंपने की बात की। खुमैनी ने अपने एक चीफ एडवाइजर इब्राहिम यज़दी के जरिए अमेरिका को संदेश दिया। खुमैनी ने कहलवाया कि अमेरिका ईरानी सेना के जरिए दखल उनके देश में ना दे, पहलवी के समय के आखिरी PM शाहपुर बख्तियार को सपोर्ट ना करे और धमकी भी दी कि ऐसा करना अमेरिकी सरकार और खासकर ईरान में रहने वाले अमेरिकियों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। खुमैनी का दांव काम कर गया। सिर्फ 10 दिन बाद 1 फरवरी 1979 को खुमैनी के ईरान लौटते ही ईरानी सेना ने कह दिया कि उनको इससे कोई मतलब नहीं है और इसी के साथ ईरान में राजशाही का अंत हो गया। खुमैनी ने लौटते ही मेहदी बाज़ारगन को नए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का PM बना दिया। बाज़ारगन की इमेज एक साफ सुथरे शिया मुस्लिम की थी। इन्होंने PM रहे मुसद्दिक के टाइम में भी काम किया था और लिबरेशन मूवमेंट के नेता भी थे। ये वही संगठन था जिसे खुमैनी ने पहले अमेरिका के साथ सेना को लेकर सीक्रेट बातचीत के लिए बोला था। बाज़ारगन को देश की फॉरेन पॉलिसी उस भावनाओं के हिसाब से बनानी थी जो उस वक्त लोगों में थी, मतलब न पूरब न पश्चिम। ये नारा तेहरान में देश की
फॉरेन मिनिस्ट्री के गेट पर साफ लिखा हुआ है। बाजारगन ने अमेरिका के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने का वादा तो किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ईरान अब अमेरिका से हथियारों की खरीद कम करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान अब खाड़ी का पुलिसमैन नहीं बनेगा। साथ ही ईरान ने कह दिया कि वो रूस अमेरिका के पचड़े में भी नहीं पड़ेगा और कोल्ड वॉर से उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस बदलाव के दौर में ईरानी इतने से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि जिस अमेरिका ने ईरान को लूटा है उससे सभी रिश्तों को तुरंत तोड़ा जाना चाहिए। इसमें सबसे आगे थे कम्युनिस्टों ने फरवरी 1979 में तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला किया, लेकिन खुमैनी ने इस पर नाखुशी जताई, जिसके बाद उन्होंने जल्दी से एम्बेसी छोड़ दी और जो बंदी बनाए थे उन्हें रिहा भी कर दिया। इस बीच खुमैनी की इजाज़त के बाद पीएम बाजारगन सीक्रेट तौर पर अमेरिका के साथ रिश्ते कैसे रखने हैं इस पर बातचीत कर रहे थे। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था देश छोड़कर गए शाह के बारे में, जो कैंसर का इलाज कराने के नाम पर अमेरिका भाग गया था और बाजारगन के कहने के बावजूद अमेरिकी प्रेसिडेंट कार्टर ने शाह को अमेरिका में पनाह दे दी थी। इस बातचीत की भनक ईरानी लोगों को लग गई कि पीएम बाजारगन और अमेरिकी सिक्योरिटी एडवाइजर ज़बिग्नेव ब्रेजिंस्की से अल्जीरिया में मिले थे। बस फिर क्या था, प्रोटेस्ट और तगड़ा हो गया। कुछ छात्रों ने 4 नवंबर 1979 को तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर धावा बोल दिया और वहां के लोगों को बंदी बना लिया। इसी तारीख को खुमैनी ईरान से 15 साल पहले निकाले गए थे। ईरानी लोगों को शक हो गया था कि बाजारगन कुछ ज्यादा ही अमेरिका के करीब जा रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका फिर से शाह को वापस लाकर कुर्सी पर बिठा दे, जैसा इन्होंने 1953 में किया था। खुमैनी को इसका एहसास नहीं था कि ईरानी लोगों के सीने में शाह और अमेरिका के लिए किस कदर आग धधक रही थी। इसीलिए शुरुआत में तो खुमैनी ने एम्बेसी पर हमले मामले पर चुप्पी साध ली, लेकिन जब उनके बेटे अहमद ने उनको बताया कि बंदी बनाने वाले स्टूडेंट्स उनके ही फॉलोअर्स हैं, उनकी बात मानेंगे, तो खुमैनी ने भी आखिरकार खुलकर इस हमले को ग्रेट सैटन यानी कि अमेरिका के खिलाफ नई क्रांति कह दिया। हालांकि इस बदलते माहौल को पीएम बाजारगन भांप नहीं पाए और आनन फानन में हमले की निंदा कर दी थी और बंदी बनाए गए लोगों को तुरंत और बिना शर्त छोड़ने की भी मांग कर डाली थी ईरानियन से। लेकिन जब उनकी किसी ने नहीं सुनी और उनको फटकारा गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ईरान ने जिद कर ली कि वो शर्त पूरी होने तक बंदियों को रिहा नहीं करेगा, मगर अमेरिकी प्रेसिडेंट जिम कार्टर ने ईरान पर हथियारों का बैन लगा दिया। अमेरिकी कंपनियों को ईरानी तेल खरीदने से रोक दिया। ईरान के बैंक खाते और प्रॉपर्टी जो अमेरिका में थी उसे फ्रीज कर दिया और डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ लिए। कार्टर ने होस्टेजेस को रिहा करने के लिए ऑपरेशन ईगल क्लॉ की शुरुआत भी की, जो एक छोटी डेल्टा फोर्स की टीम थी जिसे कर्नल चार्ल्स वेगविथ लीड कर रहे थे। इस टीम को हॉस्टेजेस को बचाने के लिए भेजा गया था। उनका मिशन ईरानी गार्ड्स को गिरफ्तार करना नहीं बल्कि सीधे उन्हें मारना था। अमेरिका ने सोचा था कि एक तेज और खुफिया मिशन से वो अपने लोगों को निकाल लेगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग निकली। इस मिशन की सबसे बड़ी मुश्किल थी दूरी और मौसम। अमेरिकी सैनिकों को हेलीकॉप्टर और विमान के जरिए रेगिस्तान के रास्ते ईरान में दाखिल होना था। उन्हें पहले एक जगह उतरकर फ्यूल भरना था, फिर वहां से तेहरान जाकर कैदियों को छुड़ाना था। लेकिन तभी रेगिस्तान में अचानक रेत का तूफान चल पड़ा। कई हेलीकॉप्टर्स खराब हो गए, कुछ रास्ते में ही रुक गए और कुछ को वापस लौटना पड़ा। रेगिस्तान में जब अमेरिकी फौज जमा हुई तो उन्हें कम से कम 6 हेलीकॉप्टर चाहिए थे, लेकिन काम के काबिल बचे थे सिर्फ 5। इस वजह से मिशन को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा। सबसे बड़ा हादसा तब हुआ जब वापस लौटने की तैयारी में एक हेलीकॉप्टर और विमान आपस में टकरा गए। इसमें 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए और कई जख्मी हुए। हॉस्टेजेस को रिहा कराने के अमेरिका के सारे प्लान्स बेअसर साबित हुए। खुमैनी ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी ताकत और मजबूत की। खुमैनी भी अड़ गए क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट उनके साथ था। ईरान में नया संविधान बनाया गया जिसे लोगों ने खुलकर सपोर्ट किया। ईरान अब बन गया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और नए मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स बने थे आयतुल्लाह खुमैनी। अमेरिकियों को बंदी बनाने वाले छात्रों ने अमेरिकी एम्बेसी से जब्त किए गए फाड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को बहुत सावधानी से जोड़ा। इसकी कुछ जानकारियों को पब्लिक किया गया ताकि खुमैनी के विरोधियों और अमेरिका के प्यादों को पहचान कर सिस्टम से बाहर निकाला जाए। आखिरकार जब इस्लामी रिपब्लिक बन गया तो ईरान और अमेरिका ने अल्जीरिया डील पर दस्तखत किए। इसके बाद बंदियों को 20 जनवरी 1981 को यानी कि 444 दिन बाद छोड़ा गया। जब छोड़ा गया तो उसके बस कुछ मिनट पहले ही रोनाल्ड रीगन नए अमेरिकी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले चुके थे। डील में अमेरिका ने वादा किया कि वो ईरान के मामलों में दखल नहीं देगा, ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को अनफ्रीज करेगा और सारे बैन्स हटाएगा। लेकिन सोचिए अमेरिकी अपने वादे कितने पक्के होते हैं कि आज तक सारे बैन्स ईरान पर बरकरार हैं। खैर, अमेरिका के सारे प्लान्स फेल हुए, सत्ता खुमैनी को मिल गई, बंधक छूट गए। लेकिन इसके बाद एक नया खुलासा किया वहां बंदी बनाए गए एक अधिकारी ब्रूस लैगर ने। उन्होंने ये अफसोस जताया कि अमेरिकी सरकार ईरान की आम आवाज को समझ नहीं पाई और उसे भनक ही नहीं लगी थी कि असल में ईरान चाहता क्या है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि एम्बेसी में काम करने वालों को भी कई इस्लामी धर्म गुरुओं के बारे में और प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी।
क्योंकि उनको लग रहा था कि वो सब मैनेज कर लेंगे, जबकि ईरानी क्रांति की शुरुआत पहले ही हो गई थी। खासकर जब खुमैनी को देश से निकाल कर फ्रांस भेज दिया गया था, तो वहाँ उन्होंने जनवरी 1979 की शुरुआत में ही इस्लामी क्रांति की सीक्रेट काउंसिल बनाई थी। उन्होंने इस छोटे काउंसिल में भरोसेमंद लोगों को, शिया इस्लाम के जानकारों को शामिल किया। धीरे धीरे यही सीक्रेट काउंसिल एक सरकार सरीखी हो गई थी जो ईरान के अंदर पॉलिटिक्स में गहरे पैठ बना चुकी थी। इसी ग्रुप ने अपनी सेना IRGC को बनाया, जो कि उनकी रेगुलर फोर्स बसीज सेना से अलग थी। IRGC को खुमैनी ने मई 1979 में बनाया और ये इस सीक्रेट ग्रुप की सिक्योरिटी के लिए ही काम करती थी। इसे कई टास्क दिए गए थे, जिसमें इसका पहला काम था ईरान के सिस्टम पर नजर रखना, तख्ता पलट की साजिशों को नाकाम करना और ईरान में इस्लामी क्रांति के दौरान शिया मुस्लिमों की पहचान करना, उनको सेफ रखना और पूरी इस्लामी दुनिया में इस्लामी क्रांति को फैलाना। खुमैनी के इस सीक्रेट ग्रुप ने अपनी पुलिस फोर्स भी बनाई थी, जिसका काम था देश भर में बनाए गए हजारों मोहल्ला कमेटियों में इस्लामी रिपब्लिक की मुखालफत करने वालों को टारगेट करना। इस ग्रुप के पास काफ़ी कानूनी ताकत भी हासिल हो गई थी। कहते हैं कि कोर्ट से भी ज़्यादा ताकत उनको हासिल हो गई थी। इससे इस्लामी क्रांति को रोकने की कोशिश करने वालों में डर पैदा हो गया था, क्योंकि ऐसे लोगों पर मुकदमे चलाकर उनको सीधे फांसी दे दी जाती थी। इस ग्रुप के पास फंडिंग की भी कोई कमी नहीं रह गई थी, क्योंकि उन्होंने पुरानी सरकारी प्रॉपर्टीज़ और इंस्टीट्यूट्स पर अपना कब्जा जमा लिया था। इस तरह से खुमैनी ने पूरे देश में अपना एक नेटवर्क फैला दिया था। उनके सीक्रेट ग्रुप ने सरकार को लगभग बेबस कर दिया था, जैसे बिना धार की चाकू। खुमैनी को IRGC वाले सीधे रिपोर्ट करते थे, जिससे मिनिस्टर्स भी काफ़ी नाराज रहने लगे थे बाद में। लेकिन सारी ताकत सुप्रीम लीडर के आसपास ही रहती है, क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। अब सोचिए कितना सब कुछ हो रहा था, लेकिन अमेरिका वालों को खबर ही नहीं थी। खैर, खुमैनी ने ईरान के अंदर ही नहीं बाहर के मुल्कों पर भी फोकस किया, ताकि पूरी अरब की दुनिया में अमेरिका के असर को कम किया जा सके और जो इजराइल का विरोध करता है उसको साथ लाकर उसकी मदद की जा सके। इसीलिए ईरान ने इराक, सीरिया, लेबनान, यमन और गजा में रेजिस्टेंस फोर्सेस खड़ी की। लेकिन इस्लामी क्रांति का मतलब था कि इन इलाकों से राजशाही खत्म हो जाती, इसलिए बाकी अरबी देशों को डर लग गया। अपने आप को बचाने और इस्लामी क्रांति के असर को रोकने के लिए सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान ने मिलकर 1981 में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाई। इस्लामिक रिपब्लिक के शुरुआती साल में ईरान ने तमाम आंदोलन, विद्रोह, सरकारी अधिकारियों की हत्या और तख्ता पलट की कोशिशें देखी और पूरी दुनिया में भी हलचल दिखी। जैसे 1979 में ही अफगानिस्तान पर सोवियत ने हमला किया और 1980 में इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। फिर इसके बाद इराक ने कुवैत पर हमला किया, जिससे पर्शियन गल्फ में लाखों अमेरिकी सैनिक तैनात हो गए। इसके बाद 2001 में अफगानिस्तान और 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले हुए। उस समय तक अमेरिका की सेनाएं लगभग ईरान को घेर चुकी थीं। इसी बीच ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स और मिलिट्री बेसिस पर बमबारी करने की आवाज़ें भी उठ रही थीं। अभी अमेरिका ने ईरान के पड़ोसी देशों जैसे इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, UAE और तुर्की में सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं। इसके अलावा ईरान से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी में 3 न्यूक्लियर देश हैं, भारत, पाकिस्तान और इजराइल। इसके अलावा ईरान पर इकोनॉमिक बैन्स लगे ही हैं। आयतुल्लाह खामेनी ने एक बार कहा था कि अमेरिका हमेशा ईरान को धमकाते रहते हैं और वही चाहते हैं कि ईरान अपने डिफेंस को घटाए। क्या ये मजाक है? क्या ये हास्यास्पद नहीं है? इस्लामी क्रांति के शुरू होने से ही ईरान और अमेरिका के रिश्तों को लेकर और इस बात पर कि इस्लामिक रिपब्लिक को पैन शिया और पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी का कितना पालन करना चाहिए, इस पर लंबी बहस चलती रही है। इस पर 2 बड़े नजरिए हैं। नंबर 1 है ऐसा गुट जो पूरी तरह पैन शिया और पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी पर आधारित हो, अमेरिका से बिल्कुल दोस्ती न रखे, क्योंकि उसके मुताबिक अमेरिका और ईरान का रिश्ता एक भेड़िया और मेमने की तरह है। वहीं दूसरा गुट कहता है कि पैन शिया और इस्लामी आइडियोलॉजी तो ठीक है, लेकिन ईरान को अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए भी काम करना चाहिए। इससे ईरानी जनता की भलाई होगी। हम जानते हैं कि खुमैनी ने पहला वाला ऑप्शन चुना और इसी दौरान ईरान ने इलाके में अपना नेटवर्क तैयार किया। लेबनान में हिजबुल्लाह को बनाया, सीरिया के साथ नज़दीकियां बढ़ाई, सद्दाम के शासन वाले इराक, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सख्ती दिखाई और फिर 1988 में ईरान और इराक के बीच जो जंग चल रही थी वो रुकी और उसके अगले साल 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी की मौत हो गई। खुमैनी की मौत के अगले ही दिन लीडरशिप के एक्सपर्ट्स ने खामेनेई, जो उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्हीं को सुप्रीम लीडर बनाने के लिए वोट कर दिया। इस दौर में ईरान ने पर्शियन गल्फ के किनारे वाले देशों के साथ रिश्ते सुधारे, लेबनान में अपने आप को मजबूत किया, हाफिज असद के साथ दोस्ती के हाथ को आगे बढ़ाया, यमन में हूतियों से ताल्लुकात बनाए, अपने रिसोर्सेज को मिडिल ईस्ट में लगाना शुरू किया। लेकिन ईरान ने असली ताकत तब बढ़ानी शुरू की जब अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान और 2003 में इराक पर हमला किया। इसके बाद सीन में एक नाम आया, कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी ने इराक, सीरिया और यमन में हो रहे
सिविल वॉर में ईरान की मिलिट्री ताकत को बढ़ाने के प्रोसेस को और तेज़ किया। खामेनेई को सुलेमानी पर बहुत भरोसा था। दोनों ने मिलकर मिलिट्री और डिप्लोमेसी पर खूब काम किया और अपनी ताकत को बढ़ाने पर फोकस किया, लेकिन अमेरिका उनको लगातार अपनी फ़ौजों और नेटो की फ़ौजों के साथ घेरता जा रहा था और ईरान की इकॉनमी ख़राब होती जा रही थी। ओबामा के भरोसा दिलाने पर ईरान ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन की, लेकिन ट्रंप ने आते ही उसे ख़त्म कर दिया और एक बार और ईरान को अमेरिका से धोखा मिला। फिर अभी 2025 में हमने देखा है कि कैसे बातचीत से ऐन पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इस पूरी कहानी को समझने के बाद हम कह सकते हैं कि इस्लामिक क्रांति तो हो गई थी, लेकिन पहले उसे खुमैनी ने बहुत मुश्किल से संभाला और फिर खामेनेई ने उसे आगे बढ़ाया। लेकिन मानना पड़ेगा कि अमेरिका जैसे मुल्क के साथ इतने सालों तक लगातार लड़ते रहना बहुत हिम्मत और जज्बे का काम है। उम्मीद करता हूं कि एक दिन अमेरिका और इजराइल की दादागिरी ख़त्म होगी, दुनिया के सभी मुल्क अपना मुकद्दर खुद तय करने के लिए आज़ाद होंगे, गज़ा में शांति होगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कहाँ से जानकारी लाया हूँ, तो दोस्तों मैं आजकल ये किताबें पढ़ रहा हूँ। ये रही 2 किताबें फ़िलहाल, इनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। अगली किताब है ये वाली, जिससे लेबनान के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर उसको भी शेयर करूँगा। तो दोस्तों ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिए, प्यार देते रहिए और प्लीज़ भाई सुपर थैंक्स भेज दीजिए या फिर चैनल को ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इस तरह की और सारी किताबें खरीद सकूं और बेहतर वीडियोस आप लोगों तक ला सकूं। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।